नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। ये जो सीरीज चल रही है वो ज्यादातर घरेलू उपचार के बारे में है। फिलहाल सिर्फ उपचार भी नहीं, कई लोग बोलते हैं कि सर ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसके बारे में आप थोड़ी सी कम जानकारी जानते हैं, और आपके चैनल में तो साइंटिफिक फिलहाल बहुत आसान तरीके से बात समझाई जाती है। तो कृपा करके ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़े से हमें मार्गदर्शन करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की शिकायत ज्यादा लोगों में पाई जा गई है। और इसमें लोग ऐसे हो जाते हैं कि क्यों हमें हो जाता है ये ब्लड प्रेशर की शिकायत, और ये ब्लड प्रेशर है भी क्या, उससे नुकसान भी क्या हो सकता है। तो चालू करते हैं इस चर्चा के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी। आई हैव द वेरी एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स, सो यू कैन व्हाट्सएप मी फॉर पेड कंसल्टेशन 9226810630। आज का विषय है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होना। हाई ब्लड प्रेशर को दो नाम से जाना जाता है। एक तो हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और हाइपो का मतलब होता है कम। और हाई बीपी भी बोला जाता है। शरीर के सभी जो हमारे अंग है, चाहे वो ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, जो भी है अंग, उसको अच्छी ढंग के काम करने के लिए ब्लड या खून की आवश्यकता होती है। तो आप तो जानते हैं कि हमारी जो हार्ट है, हृदय है, ये माध्यम के द्वारा हमारा जो खून है, हमारी जो ब्लड है, शरीर को सभी तरफ भेजा जाता है। जहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एक बड़ी रक्त वाहिनी है, वो निकलती है, और उसके सब ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि आर्टेरीज, आर्टेरियोस, देन उसके बाद कैपिलरीज होती हैं जांघुली में, उसके बाद वेन्यूल्स, वेन्स, और अशुद्ध रक्त जो है पूरे हृदय में वापिस ले आ जाता है। तो शुद्ध रक्त का सप्लाई करना और अशुद्ध रक्त को प्यूरिफिकेशन के लिए फिर हृदय में लाना, या ऐसे ब्लड सर्कुलेशन उसको बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में क्या हो जाता है कि जो धमनियां होती हैं, उसका जो प्रेशर हो, जो ब्लड बह रहा है उससे, उसका प्रेशर हमारी जो रक्तवाहिनी उसकी वॉल्स के ऊपर ज्यादा आ जाता है। शरीर में मौजूद जो रक्तवाहिनी है, ब्लड वेसल्स है, उसके द्वारा तो सभी शरीर को ये खून पहुंचाया जाता है। सभी शरीर को ऑक्सीजन हो, या विटामिन हो, या मिनरल्स हो, या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सब पोषक तत्व पहुंचाने का काम खून के द्वारा ही हो जाता है। और खून का जो सर्कुलेशन है वो ब्लड प्रेशर से होता है, रक्तवाहिनी के द्वारा होता है। जब इन रक्तवाहिनी पर दाब बढ़ जाता है, दबाव बढ़ता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की स्थिति शुरुआत हो जाती है। हार्ट द्वारा बहुत ज्यादा तेजी से ब्लड को पंप करने से आपकी रक्तवाहिनी जो है उसमें बहने वाला खून बहुत ज्यादा दबाव के, प्रेशर प्रेशर के साथ सभी अंगों पर पहुंचता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण लगभग 3 से 4 लाख लोग हर साल जान गंवाते हैं। ज्यादातर बहुत जब ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है तो ब्रेन में रक्तस्राव हो जाता है, मेंदु में रक्तस्राव हो जाता है, जिसको ब्रेन हिमरेज कहते हैं, और एक बहुत बड़ा कारण वो मृत्यु का हो जाता है। नहीं, कंप्लीट डेथ नहीं हुई तो भी पैरालिटिक जैसी स्थिति या पैरालिसिस, पक्षाघात जैसी शिकायत पैदा हो सकती है। तो उसका बेसिक रीजन है हाइपरटेंशन। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बने रहने से अच्छा नहीं रहेगा। इसका असर पूरे के पूरे शरीर में पड़ जाता है। ज्यादातर हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, हार्ट फेल्यूर की भी समस्या हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, अभी आप पूछेंगे क्यों होता है डॉक्टर साहब। हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी हम इसे समझ सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की समस्या ज्यादातर आपकी जो खान पान की व्यवस्था है, या जीवन शैली जो है, वो कुछ गलत काम कर रही है। खान पान अच्छा नहीं है, जीवन शैली अच्छी नहीं है। ब्लड प्रेशर को निर्धारित करते समय दो चीजों से मॉनिटर किया जाता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहले तो होता है कि हमारा जो पंप है, हार्ट पंप है, उससे निकला हुआ जो रक्त है, खून है, ब्लड है, उसमें ज्यादा तेज होती है, मतलब कार्डियक आउटपुट जो है वो बहुत जोर से पंप करता है। तो उसी के कारण हाइपरटेंशन हो जाती है। दूसरा कारण है, पंपिंग तो नॉर्मल है ना। फिलहाल जो धमनियां हैं उसमें कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शंस है, जिसको आयुर्वेद में स्त्रोतोरोध बताया है। तो रुकावट आने से अपने आप उसमें जो रुकावट है, जैसे कि मानो कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसमें बैड कोलेस्टेरॉल जमा हुआ है, और वो सब ऐसे बीच में रुकावट ला रहा है,
तो उसका जो ल्यूमेन है बहुत नैरो हो गया है। और अभी देखिए संकुचित ल्यूमेन से जो होल है उससे हमें ब्लड को निकालना है, तो ज्यादातर प्रेशर से वो निकल जाएगा। तो जो ल्यूमेन है, डायमीटर है ब्लड वेसल का, वो कम होने के कारण भी उसको पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलता है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि एक तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो सकता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट तो ठीक ठाक है, फिलहाल जो उधर का जो स्रोतोरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ज्यादा है, तो उसी की वजह से प्रेशर ज्यादा देकर ही वो खून उधर से निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? जिन लोगों की धमनियां संकरी हो जाती है या कोलेस्टेरॉल का स्तर बढ़ बढ़ जाने पर उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो उन्हें हाई बीपी का खतरा ज्यादा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप में से जिसको लगता है कि आप ओबेज है, डायबिटिक पेशेंट्स है, तो आपको बीच बीच में लिपिड प्रोफाइल नाम की एक खून की जांच होती है। ध्यान से सुनिए, लिपिड प्रोफाइल बहुत खून का जांच करनी है। आपको क्या करना है? 14 आवर्स फास्टिंग करना है, उपवास करना है। रात को 8 बजे खाना खाना, दूसरे दिन 8 बजे तक सुबह कोई भी खाना नहीं है। पानी पी सकते हैं आप, चाय नहीं, कॉफी नहीं, टोस्ट नहीं, कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करना है। खाली पेट आपको 10 AM को, मॉर्निंग को 10 बजे लैब में जाना है, उनको बताना है कि मेरे को लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करनी है। ठीक है? उसमें कोलेस्टेरॉल आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड आ जाते हैं, गुड कोलेस्टेरॉल आ जाता है, ब्लैड कोलेस्टेरॉल आ जाता है, एलडीएल बोलते हैं, वीएलडीए बोलते हैं। कोलेस्टेरॉल जो है जो 200 मिलीग्राम परसेंट से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा मात्रा में है तो आपको कोलेस्टेरॉल की बढ़ी हुई मात्रा मिल जाएगी। उसी तरह ट्राइग्लिसराइड जो होता है उससे 150 मिलीग्राम तक होना चाहिए, वो ज्यादा हो गया तो ये सब चीजें मिलाकर उसको जो नाम दिया गया है उसको बोलते हैं डिसलिपिडेमिया। तो ये डिसलिपिडेमिया ये रक्तवाहिनी का अवरोध करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो आपको जो मालूम पड़ गया कि चाहे आपको कि ये हाइपर कोलेस्टेरोल की शिकायत है या डिसलिपिडीमिया की शिकायत है, तो तुरंत आप उसका इलाज करवा लें। फैटी फूड, जो हाई कैलोरी फूड, आपको तुरंत बंद करना पड़ेगा, वॉकिंग एक्सरसाइज लेनी पड़ेगी। कई आयुर्वेदिक दवा उसमें फायदेमंद होता है, जैसे कि ओवादी गुग्गुल नाम की गोलियां है। फिर एक ध्यान में रखिए, मैं जो दवाई के बारे में कभी भी बात करूंगा ना, वो जनरल है। आपको पर्सनलाइज्ड कुछ चाहिए तो आप नजदीक वाले वैद्य के पास भी जा सकते हैं, नहीं तो आयुर्वेद एकेडमी के मैं हूं ना करके आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। शरीर में ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो सिस्टोलिक, दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को होता है जो हृदय अकुंचित होता है उस समय जो मैक्सिमम ज्यादातर ब्लड प्रेशर है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो रिलैक्सेशन होता है कार्डियक मसल्स का, तब रिलैक्सेशन की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, डायस्टोलिक फेज में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है 120, नीचे वाला होता है 80। सो 120/80 ऐसे हमेशा कहा जाता है। उसको बोलते हैं 120 को सिस्टोलिक बोलेंगे, 80 mm/Hg को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। समझ में आएगी बात? लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हाइपरटेंशन की। वैसे तो देखा जाए 120 का 140 160 हो गया तो भी हाइपरटेंशन हो गया, नीचे वाला 80 जो नंबर है वो 90 100 हो गया, वो भी हाइपरटेंशन है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हाइपरटेंशन की हम बात करेंगे तो हमेशा नीचे वाले नंबर पर ध्यान रखिए। ऊपर वाला चाहे 140 हो गया, ऊपर वाला हो गया 160, वो तो ओल्ड एज के हिसाब से भी हो जाता है। जब बुढ़ापे हो जाता है आदमी तो ऊपर वाला बढ़ सकता है। फिलहाल नीचे वाला बढ़ना एक खतरनाक चीज है। तो हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस समझ लो भैया, नीचे वाले नंबर से करनी है। तो नीचे वाला नंबर जो है वो 90 तक ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। फिर 90 टू 100 mmHg हो गया तो उसको बोलते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन। हाँ, पहली फेज वाला 100 से 110 हो गया नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसको बोलेंगे मॉडरेट हाइपरटेंशन, उसको HTN हाइपरटेंशन। और मोर देन 110 mmHg हो गया तो उसको बोलेंगे सीवियर हाइपरटेंशन। तो ये तीन टाइप्स के, तीन प्रकार की हाइपरटेंशन आपको ध्यान में रखनी है, और हमेशा नीचे वाला नंबर ध्यान में रखिए। हाई ब्लड प्रेशर को हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हमारी जो खान पान है, जीवन शैली है, और शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके के कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या एक अनुवंशिक स्तर कारण भी हो सकता है, मतलब हमारे पिता, माता, अंकल, आंट, इस किसको में फैमिली में ग्रैंडफादर को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो वो नीचे चली आती है। हाई ब्लड प्रेशर के मुख्य रूप से दो प्रकार हम करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन।
इन दोनों समस्याओं के कारण थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन से ज्यादातर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कारण नहीं बताए, उसको इडियोपैथिक कहा गया है। मतलब नॉन स्पेसिफिक कारण, ये जो कारण इधर लिखे हुए हैं उसको बोलते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। मतलब ये कारण आपके पास हैं तो आपको हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है। फिर ऐसा मतलब नहीं है कि हर मोटापे को हाइपरटेंशन रहेगा, हर इंसोम्निया पेशेंट को हाइपरटेंशन रहेगा। तो ये जो कारण है ना, वो संभाव्य कारण है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। ये 1-to-1 रिलेशन से 100% यही कारण है ऐसे हम नहीं कह सकते। जिसका कारण डेफिनेटली नहीं बता सकते, ऐसा जो हाइपरटेंशन है उसको बोलते हैं इडियोपैथिक। कारण स्पेसिफिक नहीं है तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया। तो ये क्या क्या सपोर्टिव जो कारण होते हैं, तो पहला कारण है मोटापा, ओबेसिटी है। आप तो जानते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं ना, उसका एक फॉर्मूला आपको गूगल पर मिल जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स। ज्यादातर हमारी जीवन शैली अभी कैसी हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम भरपूर चीज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं और बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने, मोबाइल के गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया पर कार्यरत रहते हैं। हलचल कम हो गई है, एक्सरसाइज, नो एक्सरसाइज। So input is more, energy is coming inside and output is less. उसको बाहर जाना ही नहीं है, तो ये जमा खर्च नहीं हो, अच्छी तरह से उसका बैलेंस नहीं हो पाता। तो जो फैट डिपोजिशन ज्यादा बनता है उसके द्वारा ही ये डिसलिपिडीमिया की शिकायत, एथेरोस्क्लेरोसिस की शिकायत, थ्रोम्बोसिस की शिकायत, हार्ट अटैक की शिकायत, सब एक जैसे, एक के आगे एक बोगी में हम चलते हैं ना, रेले की बोगी में, वैसे एक के आगे एक आपको डिसीज मिल जाएगी गिफ्ट की तरफ से। तो ये पहला कारण आपको दूर करना है कि आपको मोटापा ना है। तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। पर्याप्त नींद न लेना, इससे भी एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है। कॉर्टिसोल, हमारे शरीर जो है ना, वो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन की काम करता है, सिंपथेटिक सिस्टम कार्यरत हो जाती है। तो ये पर्याप्त आपको नींद लेनी पड़ेगी। हमारी रात की जो 8 घंटे की, 7-8 घंटे की, 6-7-8 मिनिमम, ये नींद रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी है। हमारा शरीर और मन अगेन रिचार्ज होने के लिए नींद की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा रेड मीट खाना, REDMEAT, जैसे पोर्क है, बीफ है, तो नॉन वेजिटेरियन लोगों को यह खतरा ज्यादा झेलना पड़ेगा। तनाव और गुस्सा, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, दीज आर द डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कॉजेज टू कॉज दिस हाइपरटेंशन। तो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ की जरूरत है। ऑयली और फास्ट फूड का अधिक सेवन करना, यह भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है, सहायता होती है इससे। और व्यायाम और शारीरिक श्रम की कमी के कारण यह सब शिकायत बढ़ जाती है। अभी हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी का मतलब ही ऐसा है कि इसका मूल कारण कोई अलग व्याधि है, अलग बीमारियां हैं, और उस बीमारी के कारण हाइपरटेंशन हुआ है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए आपका जो ओरिजिनल डिसीज है, जो पहले वाली मूल स्थान पर जो बीमारी है, उसके ऊपर इलाज करना पड़ेगा। सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवा खाने से नहीं होगा। तो ये कौन सी कारण है, ये हम देखते हैं। एक तो पहले बता दिया मैंने, आनुवंशिक कारण हो सकता है, किडनी से जुड़ी बीमारियां, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज बोलते हैं, CKD बोलते हैं, है ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चे में पाया जाता है। इन सभी कंडीशंस में आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखा जाएगा। थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म की जो शिकायत है उसमें टैकिकार्डिया होता है, ट्रेमर्स होते हैं, बी बेजल मेटाबॉलिक रेट है ना, जो ज्यादा उष्णता पैदा हो जाती है थायराइड की प्रॉब्लम में, और ज्यादा कार्डियक आउटपुट जोर जोर से बढ़ता रहता है। हमारी पल्स जो है, नाड़ी, वो बहुत तेज से चलती है और ब्लड प्रेशर भी शूट हो जाता है हाइपर। तो आपको खून में जांच करने से पता चल जाएगा, लैब में जाना है और उसको बोलना है T3, T4 और TSH, ये हॉर्मोन्स की आपको जांच करके ये थायराइड की शिकायत नहीं है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। देन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, मतलब जब नींद लेते हैं तो ऑक्सीजन की कई लोगों में कमी पाई जाती है, तो उसके लिए भी कुछ इलाज मौजूद है आयुर्वेद में। एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर, हमारे पेट में दोनों साइड्स में जो किडनी है उसके ऊपर सुप्रारिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोनल ग्रंथि है, और उसमें जब ट्यूमर हो जाता है तो उसकी जो सिक्रीशंस है वो बढ़ जाएगी, और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिजोल, ये हार्मोन्स हमारी रक्तवाहिनी को संकुचित करते हैं, अवरोध करते हैं ब्लड फ्लो को, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जैसे माला डी है, गर्भ निरोधक गोलियां
जो लड़कियां खाती हैं तो वो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, नहीं तो उसका कई कई टैबलेट्स का एक साइड इफेक्ट है, उसके हाइपरटेंशन, वाटर रिटेंशन हो जाता है और उससे हाइपर मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन पैदा हो जाएगा। उसके साथ साथ जो एडिक्शंस होती है जैसे कि शराब है, ड्रग्स है, सिगारेट और नशे के जो दवा होती है, उसके कारण भी ये हाइपरटेंशन की शिकायत निश्चित रूप से हो सकती है। डॉक्टर ये डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सिंपल है, हमारे पास जो ब्लड प्रेशर एपरेटस बोलते हैं, उसके मशीन के द्वारा हम ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं। उसके साथ साथ हम वजन की भी जांच करते हैं, बिकॉज वी वांट टू नो द बेजल बॉडी मास इंडेक्स जो है ना, वो कितना है, मोटापन है या नहीं है, ये भी हम देख लेते हैं। इसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करने की आपको सही रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको समय समय, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार डॉक्टर के पास गए, उसने देखा कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो डायग्नोसिस स्टैंप मार दिया, ऐसा नहीं होता। ब्लड प्रेशर का 100% डायग्नोसिस करने के लिए यह तरीका ऐसा है कि रोजाना कम से कम 3 दिन एक ही वक्त पर आप डॉक्टर के पास जाइए। लगातार 3 दिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देगा तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर कंफर्म है। एक दफा ब्लड प्रेशर चेक करने से कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपको ब्लड प्रेशर है। कई बार ऐसा होता है जिसको व्हाइट कॉलर टेंशन बोलते हैं, जब भी कोई आदमी डॉक्टर के पास चला जाता है तो टेंशन बढ़ जाता है, माय गॉड अभी क्या हो जाएगा। तो उस टेंशन से भी टेम्पररी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कई डॉक्टर्स के दवा खाना जो है वो पहले माले पर, दूसरे माले पर हो सकता है, तो आप जिन्हें चढ़कर गए, स्टेयरकेस पर गए तो उससे थोड़ी सांस फूल गई तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो रेस्टिंग कंडीशन में आपको 3 दफा 3 दिन तक ज्यादातर एक ही समय पर ब्लड प्रेशर मापना है और उसके कारण कंफर्म डायग्नोसिस करना है। अभी बाजार में तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल भी ब्लड प्रेशर की मशीन अवेलेबल है। वो मैं कहता हूं कि एक सुविधा बनाई गई है, जिनको हाइपरटेंशन डायग्नोस्ड है उन्होंने हर हफ्ते में कम से कम सेल्फ डिजिटल ब्लड प्रेशर से आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान में रखिए, ये नॉर्मल जो मर्क्यूरी वाला जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, रिलायबल है। अभी अभी लीड का भी ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, वो भी ज्यादातर मायने लगते हैं। कई कबार ये जो इलेक्ट्रॉनिक के जो उपकरण होती हैं उसमें कुछ एरर्स भी आ सकती है, ये ध्यान में रखिए। ब्लड प्रेशर को अभी आप बोलेंगे सर डॉक्टर ये तो सब पता चल गया, हमें बहुत सारी तकलीफ होने वाली है, तो हमें ये नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ दवा है? नहीं भैया, दवा की जरूरत नहीं, सलाह की जरूरत है। पहले तो आपको मैं हर बार कहूंगा कि आपकी जीवन, लोग पूछते हैं कि सर आप कंसल्टेशन कहते हैं, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन में ना अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद पूछताछ होती है, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उसके साथ साथ हम आपके किए हुए रिपोर्ट्स देखते हैं और चाहे तो और भी आपको रिकमेंड्स करते हैं। और वो करने के बाद एक 15-20 मिनट की बात होने के बाद वही बात खत्म नहीं होती। हमारी जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, 2 4 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो सब एक दोपहर को एक आधा एक घंटा बैठ जाते हैं। ये 24 आवर्स में जो पेशेंट्स हमारे पास है उसके बारे में चर्चा होती है। फाइनल डॉक्टर देशपांडे बता देती है चलो भैया ये ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पूरे मिला देंगे, दवा के बारे में, खान पान के बारे में, परहेज के बारे में, जीवन शैली के बारे में, और बाद में उसको व्हाट्सएप द्वारा हम वो लिखित स्वरूप से वो कंसल्टेशन, मतलब जो हमारी सलाह वो भेज देते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, सर मेरे को हाइपरटेंशन है, मैं क्या दवा लूं? भैया ऐसा नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से जब सलाह चाहिए तो हमारी पूरी जानकारी ये बहुत मायने रखती है, प्रकृति परीक्षण मायने रखता है, आयुर्वेद के हिसाब से भी हम देखते हैं वात है, पित्त है, कफ है करके। ठीक है, चलो चलते हैं कि अभी आपको क्या करना है। पहले तो संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए। शारीरिक रूप से जो लोग निष्क्रिय ज्यादा होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर का खतरा निश्चित रूप से ज्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर में एक सिंपल सी बात आपको कह दूं कि लहसुन जो है, गार्लिक जिसको बोलते हैं, ये नंबर 1 की दवा है भैया, नंबर 1 की दवा। लहसुन में मौजूद प्रोबायोटिक जो गुण है वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में निश्चित रूप से मदद करते हैं। ये गार्लिक का अभी अर्क एक्सट्रैक्ट भी मिल जाता है, उसका सेवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ले सकते हैं पानी में डालकर, वो ठीक करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ कई लोग बोलते हैं कि हमें सर टैबलेट दे दो भैया, तो उसके लिए गार्लिप करके एक बाजार में टैबलेट मिल जाएगी। लशुनादि वटी, बहुत सारे नाम बता रहा हूं मैं आपको, लिखित आप लिखते जाइए। गार्लिप एक टैबलेट है, नहीं मिली तो ये लशुनादि वटी भी आप ले सकते हैं। ये ज्यादातर खाना खाने के बाद में भैया 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके थोड़ा सा हमारी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, डिसलिपिडीमिया,
हमें ये कोलेस्ट्रॉल कम करनी है, उसमें ये लहसुन का फायदा निश्चित रूप से मिलता है। फिलहाल एक जबरदस्त वार्निंग, आपको सावधान बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आयुर्वेद के हिसाब से जो पित्त प्रकृति वाले जो पेशेंट्स हैं, जिनमें मूल रूपता शरीर में उष्णता बढ़ी हुई है, जो थीन है, ओबेज नहीं है, वो बिल्कुल थीन है, और पित्त प्रकृति वाले, कई लोगों को ही ब्लड की डिस्क्रेसियाज बोलते हैं, मतलब रक्तस्राव की शिकायत होती है, एपिस्टैक्सिस, नाक में से खून आना, या जिसको बोलते हैं ना थूक में से खून आना, पेशाब में खून आना, या तुम हमारी अर्श जो बोलते हैं हिमोरॉइड्स, बवासीर जो है उसमें कुछ तकलीफ होती है, उन लोगों ने जिसमें उष्णता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, उन लोगों ने बर्निंग सेंसेशन है, तो उन लोगों ने कृपा करके ये मत लेना, गार्लिक मत लेना। तो बोलेंगे सर कुछ अलग तो बताइए ना, तो उनके लिए मैं कह देता हूं कि उनके लिए एक रसगंधा नाम की गोली है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आयुर्वेद रसशाला कंपनी जो पुणे की है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, रसगंधा। तो ये रसगंधा टैबलेट बहुत ही फायदेमंद है, उसमें सर्पगंधा है, जटामासी तरीके से द्रव्य ब्राह्मी भी है। तो ये जो गोली है, सिर्फ रात को सोते समय 2 गोली आप बिल्कुल ले सकते हैं। 90 to 100 मिलीग्राम, सॉरी एमएम ऑफ एजी जो ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक वाला, वो आप रसगंधा लेते रहिए, और बाकी खान पान में ध्यान रखेंगे तो, और स्ट्रेस कम करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ उपाय करेंगे, तो इससे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। लहसुन का नियमित रूप से सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को फायदा मिलता है, जैसे मैंने अभी अभी कहा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम करने के अलावा लहसुन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसमें गुणधर्म है, जो हार्ट की बीमारियों को बचाने से बहुत मदद करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग द हाइपरटेंशन, मेरे को लगता है कि ये बहुत आपको काम आता रहेगा, तो कृपा करके वीडियो लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल भी सब्सक्राइब करके मेरी जो एनर्जी है वो बूस्टअप करने की मैं सहायता आपको मांगता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।